जी देखें बीबी, अभी तो ये तयन होना बाकी है ना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमने रिजल्ट्स अमेरिका और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस भेजे हैं। हमने ऑटोप्सीज करनी शुरू की हैं उन लोगों की जिनकी अमवात हुई है, और हमने रिकलेक्शन दवाई की शुरू की हुई है पिछले 4 दिन से, और हम अबाउट 60 to 65% दवाई उन लोगों से रिकवर कर चुके हैं जिनमें कई लोगों को रिएक्शन नहीं हुए। अच्छा, मैं क्विकली जो कुछ हमने किया वो तो आपको बता दूं ना। महमूद रशीद साहब तो बीच में बोली जा रहे हैं, मैं पूरा प्रोग्राम है कादरी साहब, पूरा समझा नहीं पाऊंगा। डेंगू की हवाले से किस पे आपने उसको रिस्पांसिबिलिटी डाली? डेंगू का रिस्पांसिबल कौन था? मैं ये सवाल आपके पास लेके आऊंगी, मुझे शर्मिला से पूछने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है? मैं इस पे बात कर, आपके पास इनफ टाइम होगा ज़हीम भाई, आप पूरा बात करने का मौका मिलेगा। मैं शर्मिला आपके पास आऊंगी। हम क्या करें, मुझे बताइए, अवाम किधर जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इतने इल्जामात हैं। आज खुर्रम रसूल साहब जो है वो भागे हुए हैं, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उन्होंने खा लिए हैं। पीएमएलएन पाकिस्तान के अवाम की खिदमत नहीं कर रही, अवाम किधर जाए शर्मिला? शुक्रिया आसमा। देखिए, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं पंजाब में वो बहुत सीरियस हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि एक बाकायदा एक वबा फैली डेंगू के हवाले से पंजाब के अंदर। खादिम आला साहब के पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, हेल्थ और होम, वो उनके पास हैं, लेकिन उसमें आप कारकर्दगी देखिए कि डेंगू के हवाले से 800 से ज़ायद हलाकतें हो गई, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि कौन सी इंक्वायरी बैठी या उस इंक्वायरी का रिज़ल्ट क्या आया, किन लोगों के ऊपर वो इल्ज़ामात आए, किन लोगों को सज़ाएं, हमने नहीं सुना आज तक। उसके बाद अब आपने ये देखा, देखिए 12 जनवरी को ये बड़ा इशू आउट ऑफ हैंड हो गया था कि हलाकतें सामने आ रही थी, और ये एक टीवी चैनल ने इसको ब्रेक किया। उसके बाद आप देखिए कोई स्टेटमेंट वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नहीं आया। उसके बाद हलाकतों पे हलाकतें, चैनल्स, मीडिया जो है एक वावेला मच गया। नहीं बताया गया कि जनाब वो कौन सी दवाएं हैं, कौन से लोग, कहते जी रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास कि कौन से लोगों को दवाएं लगे, वो गरीब लोग हैं, न जाने कौन कौन से दूर दराज के इलाकों से वो आए हैं। फिर जनाब बात हुई कि वज़ीर आला पंजाब साहब जो थे वो बाहर मुल्क के दौरे पे गए हुए थे, वो आ गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब का कोई पता नहीं है, वो लंदन में अभी तक बैठे हैं। कराची में 2 लाशें गिरती हैं, वो कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। पंजाब के अंदर 103 लाशें आज तक गिर चुकी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट नहीं आया। 12 जनवरी है और आज आप देखिए 26 जनवरी की बात है। फिर इन्होंने क्या किया, वो जो गरीब लोग हैं न जाने किधर से आए हैं, कहाँ से वो बेचारे कहाँ चले गए। कुछ ये अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के फंड्स लगाते, टीवी पे, अखबार में, रेडियो पे कहते कि जनाब ये दवाएं हैं जो ले गए हैं वो इनको ना इस्तेमाल करें, वापस ले आएं। कोई एफर्ट्स इन्होंने नहीं करी। अगर कोई एफर्ट आई है तो नहीं, आज इश्तिहार छपा है, आज इश्तिहार छपा है, आज 12 जनवरी चलाई है। 12 जनवरी से लेके 26 जनवरी 103 लाशें गिरी हैं, 103 घर बर्बाद हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 5 दिन पहले अगर नोटिस लिया गया, अगर टीम बनाई तो रहमान मलिक साहब ने बनाई, जिनको ये खुलेआम गालियां देते हैं। उन्होंने एफआईए के डायरेक्टर को कहा कि जी पकड़े, ढूंढें वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो उन्होंने छापे मारे हुए। आज वजीर आला पंजाब साहब जो हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और सिर्फ ये बात करते हैं कि जी मंसूर एजाज के लिए मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। 103 बंदा आपके सूबे में मर गया है, आप खादिम आला अपने आप को कहते हैं। ये बात कर रहे हैं 3 पोर्टफोलियोज की, मैं आपको बताती हूँ 22 पोर्टफोलियोज इनके पास हैं। ये अगर दरवाजा बंद करके बैठ जाए ना तो पंजाब काबीना का इजलास हो जाए। एक वजीर आला का अगर दरवाजा बंद करके कमरे में बैठ जाए, पंजाब काबीना का इजलास हो जाए। ये ज़हीम भाई सामने बैठे हैं, बड़े काबिल हैं, ये सेहत की वजारत इनको दे देते तो खुदा की कसम ये आज हलाक के सामने ना आती। कोई ख्वाजा सलमान रफीक और इनके पास तो कोई वजारत नहीं है। ये नहीं देंगे, इनका काम है सिर्फ शर्मिला मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, आई एम सॉरी करना। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन वापस आएंगे, ज़हीम कादरी साहब से इसका जवाब भी लेंगे। क्या कोई हुकूमत है, क्या पाकिस्तान की आवाम इसी तरह से वोट भी देते रहेंगे और उसके साथ साथ मौत भी लेते रहेंगे? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब में कातिल दवा का इस वक्त राज है और दिल के मरीज तो वैसे ही जिंदगी हार रहे थे, उनको इस दवा की जरूरत नहीं थी। क्या कोई जुडिशल कमीशन इसके ऊपर भी बनेगा? ज़हीम कादरी साहब, सारी तोपों का रुख आज आपकी तरफ है और इसलिए भी है कि अवाम ने वोट दिए हैं आपको, लिहाजा जवाब भी आपसे ही मांगना है। देखिए जी, एक तो बिल्कुल आपका भी हक है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी हक है और अवाम का भी हक है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। जुडिशल कमीशन बने, हम उसके लिए हाजिर हैं। जो फैसिलिटीज होंगी, हम फेडरल गवर्नमेंट की तरह नहीं करेंगे कि जुडिशल कमीशन को फैसिलिटेट ही ना करें, जो हम फैसिलिटेशन कर सकेंगे करेंगे। नंबर 2, देखिए बीबी, जो हमने उस पर फाइट बैक किया ना, उसको जरूर आप थोड़ा सा मतलब पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो चुकी, अब जरा फैक्ट्स पे बात कर लें। और सिर्फ ये है कि हमने 60% ड्रग रिकवर कर ली है। We have recovered back 60% of the drug which was मेरा सवाल ये नहीं है कादरी साहब, मेरा सवाल ये है कि वो 60% या 100% गई कैसे? नहीं, मेरा वो सवाल, मेरी बात मार्केट में खत्म कैसे आई? मेरी बात खत्म होने दें प्लीज जी। यही तो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। हमने 48 आवर्स मांगे हैं सिर्फ, हमने 48 आवर्स मांगे हैं सिर्फ। मार्केट में से नहीं आई दवाई, वो सिर्फ PIC से गई है। 3 चीजों का मैंने बात अर्ज की, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। एक, फॉर्मूला और उसका रिएक्शन उस किलर आदमी के लिए, क्योंकि 40,000 लोगों को ये ड्रग दी गई है, 400 को रिएक्शन हुआ है। अब इस पे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसको ये रास्ता दिखाया कि उसके लिए हमने बाकायदा बायोप्सीज करवा रहे हैं उन लोगों की जिनकी डेथ्स हुई हैं, और बाकायदा उसके केमिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। ड्रग को हमने फ्रांस और इंग्लैंड की लेबोरेटरीज में भेजा है ताकि वो वहां पे उस पर कोई हेर फेर ना हो सके। तीसरी बात कि उस फॉर्मूले का उस पर्टिकुलर आदमी के साथ अगर कोई इंटर रिएक्शन है वो भी सामने आए। चौथी बात कि अगर वो दवाई फैक्ट्री से ड्यू कोर्स में नहीं लाई गई और बाहर से ऑफ द बुक आ गई है, अगर वो काम हुआ है तो बहरहाल मैं आपको उस पर भी हम नजरसानी कर रहे हैं। और तीसरी और आखिरी बात कि बीबी, आप रेस्ट एश्योर्ड कि वो शख्स जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, चाहे वो कितना ही बासर क्यों नहीं होगा, वी विल ब्रिंग हिम टू टास्क। ड्रग कोर्ट्स अवेलेबल है, सजा दी जाएगी। और तीसरी बात, आखिरी बात, आपने इसको डेंगू से कोरिलेट किया। मेरी जवाब सुन ले, एक सेकंड। आपने इसको डेंगू से कोरिलेट किया। डेंगू के जो एक्सपर्ट्स, जिनके मुल्क में 25-25 हजार अमवात हुई, उन्होंने कि अगर पंजाब गवर्नमेंट सही रिएक्ट न करती तो ये जो डेथ्स हुई है 280, इसका क्वांटम उतना ही होता जितना श्रीलंका में और बैंक और थाईलैंड में हुआ था। तो बहरहाल वो ड्यू कोर्स तो थे। महमूदुर रशीद साहब, अच्छा ठीक है, आपने जवाब सुन लिया। पीपल्स पार्टी और अब तहरीक इंसाफ, जाहिर है कि आपके अपोनेंट्स हैं, ये वहां पे वोट ले रहे हैं, जाहिर है तनकीद भी करेंगे और यही जमहूरियतों में होता भी है। महमूदुर रशीद साहब, आपके पास फैक्ट्स क्या हैं? ये मार्केट में दवाई आई कैसे, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हुई? और उन्होंने कहा कि बासर लोग जो इसमें होंगे उसको ठीक है, PIC में आई कैसे? शर्मिला, मैं वही ये कह रहा हूं कि ये इतना सेंसिटिव शोबा है जो ये कार्डियोलॉजी है, और इसमें इस तरह से अगर हो रहा है, मैंने जैसे कहा कि जो दवाइयां हमारे जो दोस्त डॉक्टर्स हैं उन्होंने जब जाके वहां पे देखी हैं, जो रिकवर हुई हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। और जो हमारी इतलात हैं कि हॉस्पिटल का जो अमला है, जहां जो उन्हें सप्लाई करने वाले थे और दवाइयां लेने वाले, वो उनकी आपस में मिली भिगत है। करोड़ों रुपए की कमीशन इसमें चलती है, ड्रग इंस्पेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं और किसी को कोई कान सर पार की होश नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये इतना सीरियस मामला है कि ये हंस के टाल देते हैं। 100 आदमी मर जाता है और ये कहते हैं जी कमीशन बैठा दी है जी, पता चलेगा जी ये कैसे रिएक्शन हो गया जी। इस पे तो वजीर आला पंजाब को उनमें इखलाकी जुर्रत होनी इतनी चाहिए कि ये वो चूंकि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए कि ये इतना सीरियस मामला है। इससे पहले डेंगू वाला जो मसला ये बात करते हैं कि ये अमवात कम हुई हैं, ये जो कोट हुई हैं 800 अमवात, वैसे तो हजारों के हिसाब से डेंगू से मरे हैं। और उसमें भी असल वजह यह थी कि जब डेंगू को खत्म करने का मौसम था फरवरी में, उस वक्त किसी के कोई होश नहीं था किसी को कि इसको अब हम इसको खत्म करें, इसके तदारक के लिए स्प्रे करें और या इसकी अवेयरनेस के लिए जो है ना वो कैंपेन शुरू करें। जब डेंगू आ गया, लोग धड़ाधड़ मरने शुरू हुए,
تو پھر اسے پولیٹیسائز کر دیا گیا اس پوری کیمپین کو، اور کروڑوں نہیں اربوں کے تعداد میں جو نا روپے وہ لگا کے اسے ایک میڈیا مہم کے ذریعے سے اس کو پورے کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ پھر سیکنڈری بورڈ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی پنجاب حکومت کی گڈ گورننس کا شاہکار ہے کہ لاکھوں بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا، وہاں پہ کئی بچوں نے خودکشیاں کر لیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وجہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ذہن کی عکاسی کرتی ہے، سینٹرلائز کیا ہوا ہے انہوں نے، ون مین شو ہے، اس کو بانٹ کے یہ ساری منسٹریاں جو ہے وہ لوگوں کو دیں، اور میں سمجھتا ہوں انہیں ریزائن کرنا چاہیے، چیف منسٹر پنجاب کو اس موقع کے اوپر ریزائن کر دینا چاہیے کہ وہ فیل ہو چکے ہیں ان کی گورنمنٹ، اور وہ گورننس نہیں دے سکے، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر پنجاب حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شرمیلا آپ کیا کہیں گی، کیونکہ وفاقی حکومت کے اوپر ذمہ داری وزیر اعلیٰ نے ڈالی ہے کہ ان کے ذریعے ہوتی ہے اور صحت ان کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ 19ویں ترمیم کے اور 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ صوبے کے پاس ہے، یہ کیا کہیں گی آپ؟ وفاقی حکومت اس وقت بھی کچھ کر سکتی ہے؟ بات یہ ہے، پہلے تو یہ جو بھی کرائسس پنجاب میں ہوتے ہیں نا، پہلے تو یہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سبڈیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈیا آزاد ہے، وائبرنٹ ہے، وہ اس کو لے آتی ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں نکال کے لے آتی ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ ہمیشہ سے آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، یہ پورا کا پورا ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ۔ ریمنڈ ڈیوس چلا گیا، فیڈرل گورنمنٹ، فلاں ہو گیا، فیڈرل گورنمنٹ، ڈینگی ہو گیا، فیڈرل گورنمنٹ، ابھی بھی انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس آج تک پنجاب میں کوئی پروونشل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے نہیں بنائی ہے۔ چلیں وہ بھی نہیں بنائی، 7 ماہ ہو گئے، آپ پتہ نہیں کیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ خادم اعلیٰ کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں، کیسے ایک شخص اتنی وزارتیں سنبھالے گا؟ اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ کسی ایک پڑھے لکھے شخص کو، زعیم قادری جیسے کو اگر دے دیتے تو خدا رہا اس میں بہت بہتری آ جاتی ہے۔ آج ان کی چھٹی ہو جانی ہے مجھے لگتا ہے، ہاں آج یہ پارٹی سے بھی نکال دی جائیں گے، ان کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ میں جواب دے لوں؟ لیکن نہیں صبر کریں، مجھے کمپلیٹ کر دیں۔ اچھا چلیں وہ نہیں ہے، آپ کے پاس پروونشل ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ جا کے دیکھتے، وہ جا کے فارمیسیز پہ دیکھتے کہ جناب اس کے اوپر مینوفیکچرنگ یا ایکسپائری ڈیٹ ہے نہیں ہے، کیا نہیں، ان کی بھی ڈیوٹیز ہیں۔ اچھا اب آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے وہاں بھیجا ہے سیمپل اور یہاں بھیجا ہے اور وہ کمیشن ہوگا اور یہ ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے ان ڈرگ انسپیکٹرز کے اوپر، یہ پروونشل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنانا بر وقت یہ کام ہے منسٹر ہیلتھ کا، لیکن اگر وہ خود پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس ہے، ہوم منسٹری بھی ہے، فلاں منسٹری بھی ہے، ساری منسٹری ہیں، وہ کیسے ان چیزوں پہ توجہ دیں؟ ایک پارلیمنٹری بیچارہ ایک سیکرٹری بنا دیتے ہیں۔ اچھا فیڈرل گورنمنٹ کیا انویسٹیگیشن سامنے لا سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت انویسٹیگیشن سامنے لا سکتی ہے؟ ہم یہاں پر ایک سیکنڈ دیکھیے اسما، ہم یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہرگز نہیں کرنا چاہتے۔ جو ہلاکتیں ہوئے، جو گھر برباد ہوئے ہیں، نہیں پلیز میں یہاں سیریس بات کر رہی ہوں، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ پنجاب میں کوئی مرے، بلوچستان میں مرے، سندھ میں مرے، خیبر پختونخوا میں، ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں نا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ہیئر اینڈ چیئر او جی پنجاب میں ہی ہو گیا، سندھ میں نہیں ہوا یا بلوچستان میں نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کو اسسٹ کریں گے جہاں جہاں ان کو ہماری ضرورت ہے۔ رحمان ملک صاحب نے ایک انویسٹیگیشن آرڈر کری، ایف آئی اے کے تحت ڈائریکٹر ایف آئی اے نے چھاپے مارے، لوگوں کو گرفتار کیا، عدالتوں کے سامنے لے کر آئے۔ اب دیکھیے ان کا کیا کام ہے، ان کا کام یہ ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ جی وہ فلاں جو ہسپتال میں پڑے ان کا علاج مفت ہو جائے۔ او بھائی جو بندے آپ کے مر گئے، 103 لوگ، 103 گھر جو برباد ہو رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ رزلٹ آئے گا 48 آور، یہ میں نے 6 دن پہلے سنا تھا کہ ہمیں چند گھنٹوں کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں بتا دیں گے کون ڈینگی کا آج تک نہیں پتا چلا کہ کون بالکل جواب میں جواب دیتی ہوں شرمیلا، بالکل ٹھیک ہے، نہیں پتا چلا کہ کون ذمہ دار تھا، کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی، کوئی سامنے نہیں آیا، اور ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ یہ ریزائن کریں معذرت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ وزیر اعلیٰ سے یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اتنی بھی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ یہ وزارت ہیلتھ بھی کسی کو دے دیں، یہ وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ڈیزائن کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ زعیم صاحب آپ وزیر اعلیٰ سے کہیں گے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں کم از کم ان کو ہی دیکھ لیں کہ وہ کتنے پیسوں کی دوائیاں لے سکتے ہیں کتنے نہیں، اور وہ ان کے مر جانے کا کیا ان کو کوئی دکھ نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم معافی مانگے، وہ پتہ نہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کے حوالے سے اب وہ قوم سے وہ استعفیٰ نہیں دیتے، تو معافی مانگ دے کم از کم لوگوں سے۔